नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बस्ती की, जहां समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री रामप्रसाद चौधरी ने गणेशपुर में किया जनसभा। आगे चर्चा होगी गुन्नौर की, जहां राष्ट्रीय युवा वाहिनी ने मुस्लिमों से भाजपा प्रत्याशी को जिताने की अपील की। आगे बात करेंगे सुल्तानपुर की, जहां सपा प्रत्याशी राम भुवाल निषाद ने जिलाधिकारी को सौंपा नामांकन पत्र। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। समाजवादी पार्टी के पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष प्रेम जी ने कहा कि आज जो जन सैलाब उमड़ा है, इससे ये लगता है कि बस्ती में इस बार परिवर्तन निश्चित है। आज हमने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में बस्ती की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि विकास निश्चित करूंगा और मैं जनता के बीच में नया नहीं हूं, जनता एक तरफा वोट कर रही है। जिलाध्यक्ष ने यह भी कहा कि नहीं सहेंगे महंगाई की मार। मैं 40 वर्षों से इस धरती पर रहकर किसानों के बीच, गरीबों के बीच, मजलूमों के बीच रहकर हमने संघर्ष किया है। लगातार 25 वर्षों तक उत्तर प्रदेश की विधानसभा में रहा हूं। सर, क्या परिचय है आपका? और इस लोकसभा चुनाव की जो सरगर्मियां हैं काफ़ी तेज़ नज़र आ रही हैं बस्ती ज़िले में, क्या कुछ कहेंगे आज इस अवसर पर? मैं भारतीय सेना से रिटायर्ड सैनिक हूँ जी। और इस समय मैं बस्ती ज़िले के समाजवादी पार्टी सैनिक प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष हूँ। जी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बीजेपी सिर्फ जुमले के बल पे सत्ता में काबिज रही है और अब भारत की जनता जो है इनके जुमलेबाजी को समझ गई है। जी। और अब जो हवा है वो बहुत तेज़ी से समाजवादी पार्टी के साथ चल रहा है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि खासकर हमारे बस्ती ज़िले में इसके पहले भी समाजवादी की हवा बहुत तेज़ थी और उसका असर आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो निश्चित तौर पर हमारे बस्ती में तो समाजवादी पार्टी की विजय होगी और साथ ही साथ हम लोग केंद्र में भी पिछली बार जो है सपा जो है सेकंड फाइटर भी रही है और भाजपा के यहाँ के सांसद थे, 10 साल से सांसद रहे हैं। वो तो तरह तरह की उपलब्धियां गिना रहे हैं, बता रहे हैं कि हमने मेडिकल कॉलेज बनवाया और इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाया, लाइब्रेरी बनवाया, विकास गिना रहे हैं। क्या लगता है कि विकास हुआ है कि नहीं बस्ती ज़िले में? देखिए, सही मायने में अगर देखा जाए तो हम युवाओं की ज़रूरत जो है वो शिक्षा है, रोज़गार है, स्वास्थ्य है और ये सब चीज़ें सिर्फ उनकी बातों में है। ग्राउंड पे आप लोग भी चल रहे हैं, देख रहे होंगे ग्राउंड पे कुछ मिलता नहीं है। और अगर रोज़गार की बात किया जाए तो जान ही रहे हैं कि रोज़गार नौजवानों से रोज़गार के नाम पे वसूली किया गया, फॉर्म के फीस को लिया गया, पेपर लीक कर दिया गया, नौकरी दिया नहीं जा रहा है। शिक्षा कितनी महंगी हो गई है, आम आदमी को अपने बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए सोचना पड़ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इनकी सिर्फ बातें ही हैं, बातों के सिवा कुछ है नहीं इनके पास। बता रहे हैं कि 400 पार जा रही है बीजेपी। कैसे जाएगी 400 पार, आप ही बताइए। और जहाँ की जनता को शिक्षा ना मिल रहा हो, रोज़गार ना मिल रहा हो, स्वास्थ्य की सुविधाएं ना मिल रहा हो, एम्बुलेंस आप लोग देख रहे हैं जगह जगह पे पड़े पड़े सड़ जा रही है ना। 112 की हालत देख रहे हैं आप लोग, कैसे 400 के पार जाएंगे, आप ही बताइए। तो आप सपा के समर्थक भी हैं, पूरी तरह से समर्थन भी कर रहे हैं, जनता का रिस्पांस क्या मिल रहा है? जनता का रिस्पांस मिल रहा है। हम लोग जाते हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों के घर जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं तो जनता यही बताती है, हम लोग से कहते हैं, लोग बताते हैं, कहते भैया हम लोग भावुकता में, धर्म के चक्कर में पड़ करके बीजेपी के साथ चले थे, गए थे, लेकिन अब हम लोगों की आंखें खुल गई है। अब लोग समझ गए हैं कि ये लोग सिर्फ बांटने की राजनीति करते हैं, ये सिर्फ जाति और धर्म की राजनीति करते हैं। जबकि जनता क्या चाहती है? जनता रोजगार चाहती है, शिक्षा चाहती है, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं चाहती है। ये भी देखा गया है कि काफ़ी जो है रोड शो किए यहाँ पे बीजेपी के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी आए थे। उन्होंने कहा कि जो जनता का उमड़ा सैलाब दिख रहा है यहाँ पे, इससे लगता है कि बस्ती में पूरी तरह से जो है भाजपा निकल रही है। ये तो आप लोगों ने देखा ही होगा, पकड़ पकड़ के लोगों को ले गए थे ये लोग ज़बरदस्ती। कुछ लोग
कुछ प्रलोभन दे करके गलत तरीके से लोगों को लिकर वगैरह का सेवन करा कर ज़बरदस्ती पकड़ के भीड़ इकट्ठा किए थे। और हमारे ये भी बताया जा रहा है कि प्रधानों के ऊपर भी दबाव पड़ा था, बीडीसी के ऊपर दबाव पड़ा था। हाँ, जाहिर सी बात है, प्रधान लोगों के ऊपर बहुत दबाव पड़ा हुआ है। आप प्रधान भी हैं, कि दबाव पड़ा था क्या आप? हाँ, हमारी पत्नी प्रधान है जी। लेकिन दबाव है लोगों के ऊपर, जो बर्दाश्त कर रहे हैं दबाव को, उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है। हम लोग दबाव को बर्दाश्त नहीं करते हैं जी। तो हमारे ऊपर क्या दबाव डालेंगे, आप ही बताइए। क्या कुछ और कहेंगे बस्ती के जनता को लेकर? बस्ती के जनता को हम यही संदेश देना चाहेंगे जी। कि आप लोग जात, धर्म और नफरत की राजनीति करने वालों को सत्ता में बैठने मत दीजिए। आप लोग शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और प्रेम, आपस में अच्छे लोग व्यवहार रखें। ऐसे लोगों को राजनीति की कुर्सी पर बैठाइए ताकि देश का विकास हो, लोगों का कल्याण हो, युवाओं को नौकरी मिले। और ये जो अग्निवीर जैसी व्यवस्था है, इन व्यवस्थाओं का खत्म करना है। आप समाजवादी पार्टी को, इंडिया गठबंधन को जिताइए, अग्निवीर को हम लोग खत्म करेंगे, परमानेंट नौकरी देंगे युवाओं को, और उसके बाद रोजगार देंगे, शिक्षा बेहतर करेंगे, स्वास्थ्य की सुविधाएं बेहतर करेंगे। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे अखिलेश यादव जी ने जो 100 नंबर की जो बढ़िया व्यवस्था किए थे, उस व्यवस्था को पूरा हम लोग स्थापित करेंगे। जी, ठीक सर, थैंक यू। सर, आपका क्या परिचय है और जिस तरह जो है लोकसभा चुनाव चल रहा है, क्या लगता है कौन आगे जा रहा है? मैं डॉक्टर इंद्रसेन यादव, जी। राष्ट्रीय सचिव समाजवादी शिक्षक। जी, क्या आपको क्या दिख रहा है कि कौन आगे जा रहा है? बस्ती में क्या माहौल है? बस्ती मंडल पूरा इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रही है जी। यहाँ कोई शक नहीं है। जी। हम लोग तीनों सीट चुनाव पे हमारे प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। मतलब निकल रही है पूरी तरह से, पूरा मंडल हम लोग जीत रहे हैं बस्ती में। और ये भी देखा गया है कि जो है बड़े बड़े दिग्गज नेता भी जो है भाजपा में आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जो है मैं साथ दूंगा और पूरी तरह से बीजेपी आगे उनके जाएगी। आने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि जी। जनता उन लोगों को चेक कर चुकी है, देख चुकी है। जी, उनसे आने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब कौन निकल रहा है बस्ती जनपद से माननीय राम प्रसाद चौधरी चुनाव जीत रहे हैं जी। और सिद्ध डुमरियागंज से कुशल तिवारी चुनाव जीत रहे हैं जी, और संत कबीरनगर से पप्पू निषाद चुनाव जीत रहे हैं। मतलब मंडल में पूरा जो है सपा पूरा बस्ती मंडल में जी। सपा जीत रही है। ठीक, थैंक यू। बस्ती से सी न्यूज संवाददाता धर्मेश अग्निहोत्री की रिपोर्ट। जौनपुर जिला अंतर्गत शाहगंज में संस्कार भारती द्वारा हनुमानगढ़ी स्थित लक्ष्मी नारायण वाटिका में आयोजित हो रहे श्री राम कथा में ठहराव के अवसर पर संस्कार भारती के अध्यक्ष कृष्णकांत सोनी ने अपनी पूरी टीम के साथ कथा व्यास अखिलेश मणि शांडिल्य व रेखा जी रामायणी को सम्मानित किया। श्री राम कथा के ठहराव के अवसर पर मानस मणि रेखा राममयनी ने कथा में कहा कि रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी, साथ ही सभी किरदार जीवन की कला सीखने पर, जहां पर श्री राम कथा हो पूरे परिवार के साथ श्रवण करना चाहिए। निश्चित तौर पर आपका परिवार संस्कारी बना रहेगा। संस्कार भारती संरक्षक संजय अग्ररी, प्रधान सुभाष चंद्र यादव चंदू, अजेंद्र अग्ररी, हनुमान प्रसाद, श्रवण अग्ररी, अमित जायसवाल, प्रवीण बरनवाल, कृष्णकांत सोनी, सिंपू अग्ररी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा कि अपने यहाँ जो कथा व्यास जी महाराज आए, देवरिया की पवित्र भूमि से, हम सभी के गुरु, हम सभी को एक अभिभावक की तरह हमेशा कुछ न कुछ नया सिखाने का प्रयास सदैव करते रहते हैं। ऐसे शुभाश्रम पीठाधीश्वर भी आप हैं, आप उनकी अधिष्ठाता हैं। ऐसे श्री अखिलेश मणि शांडिल्य जी और आगरा की भूमि से आई अपने मानस की मर्मज्ञ मानस मणि रेखा रामायणी जी, आप दोनों ने वास्तव में शाहगंज को जिस कथा को सुनाया है उससे शाहगंज बहुत ही लाभ पाएगा। और गुरु जी की कथा का जो एक सार रहा, हमारे समाज में राम को मानने वाले बहुत से, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई एक व्यक्ति ऐसा मिल जाए जो राम को ना मानता हो, लेकिन राम की मानने वालों की कमी है। आज उस डिफरेंस को गुरुजी ने दूर किया है अपनी कथाओं के माध्यम से। आप राम को मानते हैं तो आप राम की भी मानिए। आप अगर इस कार्यक्रम के द्वारा
थोड़ा सा भी रामत्व आप में गया होगा तो मेरा आयोजन सफल था, संस्कार भारती सफल थी, जो संस्कार भारती का मूल उद्देश्य था। कल भारतीय नववर्ष आपके द्वारा आयोजित किया गया है, क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर, क्या इसमें खासियत है? भारतीय नववर्ष जो कल का कार्यक्रम है हमारा भारतीय नववर्ष सायंकाल 6 बजे से शुरू हो जाएगा। उस भारतीय नववर्ष के पीछे का जो मुख्य उद्देश्य है कि हम पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित होकर 1 जनवरी को जो भारतीय नववर्ष मनाते हैं, भयंकर ठंडी में 12 बजे रात को, और जाने कैसे कैसे व्यवस्थाओं के साथ, तो वहाँ पर कुछ नया दिखता नहीं। भारत नववर्ष के नाम पे वहाँ पर फुहड़ता दिखती है, असभ्यता दिखती है। तो भारतीय नववर्ष पर हम सभी ने कथाओं का आयोजन इसीलिए किया था कि समाज में एक सकारात्मक संदेश जाए, समाज में एक ऐसी व्यवस्था। सबसे पहले तो मैं संस्कार भारती शाहगंज की पूरी टीम को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, और हमारे यहाँ इस राम कथा में पधारे गुरुजन को भी चरण स्पर्श से प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने अपना अमूल्य समय दिया और नगर के संभ्रांत नागरिकों को, माताओं बहनों को अपने विचारों से भाव विभोर किया। और मैं समस्त नगर के श्रोताजनों का हार्दिक आभार अभिनंदन करता हूँ संस्कार भारती की कार्यकारिणी के सदस्य के नाते। आप भी जो है कि समाज सेवी भी हैं, राजनेता भी हैं, भगवान राम के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आप उनको प्रेरणा लेते हैं? मेरा अपना खुद का मानना है कि आज की नई पीढ़ी भगवान राम के आदर्शों को अपनाए, प्रयास करे उनके आदर्शों पे चलने का, जिससे हम एक अच्छी सोच और समाज के लिए एक अच्छे विचार को आगे ले जा सकें, जिससे समाज का एक अच्छा विकास हो सके। 7 दिवसीय संगीतमय श्री राम कथा को लेकर मेरा व्यक्तिगत अनुभव जो रहा वह बहुत ही शानदार रहा, और मैं अपनी पूरी आयोजन समिति संस्कार भारती के सभी पदाधिकारी सदस्यगणों को सादर धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सभी के प्रयास से इतना सुंदर सफल कार्यक्रम हो पाया। साथ ही साथ मैं अपने नगर के सभी सज्जनों, माताओं और बहनों को, छोटे छोटे बच्चों को भी सादर नमन करना चाहता हूं कि आपकी श्री राम कथा आज विश्राम दिवस था, जिसमें अपने देवरिया से सुभाषचंद्र पीठ राधेश्वर श्री अखिलेश मिश्र सानिध्य जी का एक बहुत बढ़िया प्रवचन, बहुत बढ़िया व्याख्यान आज हुआ। सभी श्रोतागण, नगर के सभी श्रोतागण बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न है, बार बार कह रहे हैं कि इस तरह का कार्यक्रम आप दोबारा भी कराइएगा। अभी आपका जो है कि भारतीय नववर्ष महोत्सव भी कल बचा हुआ है, इसको लेके क्या कहना चाहेंगे? भारतीय नववर्ष महोत्सव अपना चैत्र नवरात्र माह के प्रथम दिन से शुरू होता है, और ये अपने हिंदू नववर्ष होता है। हम लोग हिंदू नववर्ष मनाने के लिए कल 4 मई को शाम को 6 बजे से लक्ष्मी नारायण वाटिका में एक भव्य नववर्ष महोत्सव का कार्यक्रम, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम और विंध्याचल धाम से आए हुए तमाम अपने कलाकार बंधु यहाँ प्रस्तुति देंगे, और आप सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि वो कल के कार्यक्रम में उपस्थित जरूर हों। राम के आदर्शों पर और 73 भारतीय नागरिक बने, किसी के मानसिक गुलाम न बने, सत्य पर कायम रहें और अपना रास्ता अपने विवेक से चुनें। राम के माध्यम से हम संघर्षों से टकराना सीख सकते हैं, राम के माध्यम से हम संसाधन विहीन होकर के भी लड़ना सीख सकते हैं, और ये भरोसा रख सकते हैं कि अगर हम ईमानदार हैं, हम सत्य पर हैं, हम धर्म के पक्ष में हैं, तो अंततः तो विजय हमारी ही होगी। यही सीख सकते हैं। आज के समय में जिस हिसाब से पश्चात सभ्यता जो है सबको घेरे हुए है, रामायण का प्रचार प्रसार किस तरह से करना प्रभावशाली रहेगा, क्या कहेंगे जो आयोजक है इस कार्यक्रम कितना बेहतर और बना सकें? नहीं, कार्यक्रम तो मैं समझता हूँ कि किसी भी सभ्यता को दोष देने के बजाय हमको अपने आप पर फोकस करना पड़ेगा। कार्यक्रम का जो ये रूप जो यहाँ देखने को मिला, ये बहुत बेहतर रूप है, और मैं समझता हूँ कि ऐसे ही अगर यूथ, ये संस्कार भारती के लोग हैं, तो इस किस्म के कुछ संस्थान, कुछ समुदाय पैदा हों या कुछ समितियाँ हों जो हर नगर में ऐसे कथा विमर्श, प्रवचन, व्याख्यान करवाएं, तो नौजवान जब सुनेगा तब न गुनेगा।
अभी आप उसको सुना क्या रहे हैं? सुनने के नाम पर उसके पास भोजपुरी के घटिया किस्म के लोग हैं, और फिर उसके बाद मतलब उटपटांग गायक और तमाम ऐसी चीज़ें जो कि और पश्चिम से नहीं आई, पाश्चात्य सभ्यता नहीं है। वो तमाम जो गुड्डू रंगीला पता नहीं कौन वो गालियाँ गा रहे हैं, वो पश्चिमी सभ्यता के थोड़े हैं। ये तो हमारी वक्त पैदाइश है, पूरा जीवन बकवास कर दिए हैं। तो हमारा काम ये है कि अगर कोई बदबू बढ़ाने का काम कर रहा है तो हम उसको उपेक्षा करें, हम अपना खुशबू बढ़ाने का जो कारोबार है उसको हम आगे बढ़ा दें। तो ऐसे ही शाहगंज में, जौनपुर में, आजमगढ़ में हर जगह ऐसी समितियां उभर करके आवें, तो चिंतकों को बुलाएं, विचारकों को, विद्वानों को बुलाएं, नौजवानों को आमंत्रित करें, तो अपने आप बात बन जाएगा। हम अपनी लकीर लंबी खींच देंगे और बकवास चीज़ें अपने आप हमारे सामने दब जाएंगी। शाहगंज में आपने इतना अमूल्य समय दिया है, शाहगंज की क्या यादें अपने साथ ले जा रहे हैं? शाहगंज मैं पहली दफ़े नहीं आया हूँ। शाहगंज बीरू ने बहुत पहले हमको आमंत्रित किया था, बोल चुका हूँ। यहाँ के श्रोताओं के सुनने के तरीके को मैं जानता हूँ। ये जो जौनपुर है, शाहगंज है, ये पूरा इलाका एक इंटेलेक्चुअल बेल्ट है। आप कुछ भी बोलिए, बातें पहुँचती हैं, सुनी जाती हैं। आप यहाँ तक कि अगर बहुत गहरी कोई फिलॉसफी बोल रहे हैं, आप फ्रेडरिक नीत्शे को बोलिए, आप मतलब बर्नार्ड शॉ को बोलिए, आप किसी को बोलिए, इसको सुनने वाले, ग्रहण करने वाले लोग हैं, चाहे वो पौर्वात्य हो, पाश्चात्य हो। तो ये जो विश्वास है कि यहाँ का जो बौद्धिक लेवल, वो क्या बोलते हैं उसको, जो एक इंटेलेक्चुअलिटी का जो लेवल है ना, जो IQ लेवल है, बहुत बेहतरीन है। मैं जौनपुर में भी और शाहगंज में भी जब मैं बोलता हूँ मैं संतुष्ट बहुत होता हूँ, क्योंकि श्रोताओं की आंखें बता देती हैं कि बात उन तक पहुँच रही है। संस्कार भारती के अध्यक्ष कृष्णकांत सोनी का जो ये पहल रहा है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? सॉरी, कृष्णकांत सोनी जो अध्यक्ष हैं, इन्होंने जो ये कथा का आयोजन किया है, इनके इस कार्य को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इनकी इसलिए विशेष तारीफ करूँगा कि तमाम जहमतों के बीच रहने वाला व्यक्ति जब मुस्कुरा करके चीज़ों को निपटाता है तब लगता है कि हाँ काम हुआ है। तो कृष्णकांत जी हमेशा मुस्कुराते रहते हैं और चीज़ों को बहुत बारीकी समझते हैं। किसी संस्था का अध्यक्ष होने का सीधा मतलब होता है कि आप सबको एकत्व के सूत्र में जोड़ने के काबिल व्यक्तित्व रखते हैं कि नहीं रखते हैं। और कृष्णकांत जी इस मामले में बहुत खास व्यक्ति हैं, जो मैं उनको देख पाता हूँ, समझ पाता हूँ उनके व्यक्तित्व को। तो इतना सहज, सरल और मिलाने वाला व्यक्तित्व ही इस तरीके से रहनुमाई कर सकता है। तो मुझे तो बहुत आप बेहतर लगते हैं। और इनके नेतृत्व में संस्कार भारती का जो ये इलाका है, काशी क्षेत्र कहते हैं इसको, तो ये बहुत तरक्की करेगा। लड़के खूब काम करेंगे, अभी और काम करेंगे और बेहतर करेंगे। श्री राम कथा के जो श्रोता यहाँ पर आए हुए थे, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। समस्तीपुर में विभूतिपुर प्रखंड क्षेत्र के JPNS ग्राउंड नरहन परिसर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए NDA प्रत्याशी नित्यानंद राय के पक्ष में वोट करने की आम लोगों से अपील की। उन्होंने कहा कि हम लोगों के यहाँ भाजपा में कोई परिवारवाद नहीं है, हम लोगों के लिए पूरा बिहार एक परिवार है, इसके लिए हम काम करते हैं। अब आप हम लोगों को छोड़कर उन लोगों को वोट करिएगा तो वे सभी मिलकर आप लोगों का नाश कर देंगे। समस्तीपुर से सी न्यूज संवाददाता राजेश कुमार की रिपोर्ट। राष्ट्रीय युवा वाहिनी भारतीय जागरूक परिषद भाजपा का सहयोगी संगठन द्वारा लोकसभा बदायूं भाजपा प्रत्याशी दुर्विजय शाक्य के समर्थन में गुन्नौर नगर के नेहरू चौक पर मुस्लिम समाज के बीच एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष दर्जा राज्य मंत्री अशफाक सैफी तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित हरीश गौतम एवं राष्ट्रीय संगठन मंत्री नवनीत गांधी संगठन के बैनर तले हुई जनसभा में मुख्य अतिथि दर्जा राज्य मंत्री अशफाक सैफी ने कहा कि मुस्लिम समाज को समाजवादी पार्टी ने मोदी योगी के नाम पर गुमराह करके हमेशा मुस्लिम समाज के वोटों का इस्तेमाल किया है। मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का उदाहरण देते हुए कहा कि मोदी सरकार किसी के भी साथ भेदभाव नहीं करती है, सभी योजनाओं का लाभ मुस्लिम समाज को भी बराबर मिल रहा है। संभल से सी न्यूज संवाददाता LK भारद्वाज की रिपोर्ट। पूर्व मंत्री व इंडिया गठबंधन से सपा प्रत्याशी रामभुआल निषाद ने शनिवार को सुल्तानपुर से नॉमिनेशन फाइल किया है। उनके साथ सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता के अलावा सपा जिलाध्यक्ष और सपा विधायक व पूर्व विधायक मौजूद रहे। वहीं पर्चा भरते ही पूर्व मंत्री ने
पीएम मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहा सांसद ने निषादों में 2 फाड़ पैदा कर दिया। मीडिया से बात करते हुए रामभुआल ने कहा कि सांसद ने निषादों के लिए कोई एक काम किया हो तो गिना दें। बाद तक की जो समस्या है उसमें सांसद ने व्यवधान पैदा करके निषादों में 2 फाड़ कर दिया। उन्होंने कहा अगर निषादों की हमदर्द है तो सदियों से मांग आ रही है निषादों को आरक्षण दे दिया जाए। इस दौरान सपाइयों ने जमकर नारे लगाते हुए अपनी ताकत का एहसास सत्ता को कराया। भारी जनसैलाब यहां उमड़ा था। कलेक्ट्रेट के पास अंदर जाने को लेकर पूर्व विधायक संतोष पांडे, जिलाध्यक्ष रघुवीर यादव की सीओ सिटी शिवम मिश्रा ने नोकझोंक हुई। हालांकि अंत में रामभुआल जिलाध्यक्ष, पूर्व विधायक व राष्ट्रीय प्रवक्ता अनूप संडा, विधायक ताहिर खान और पूर्व विधायक अरुण वर्मा के साथ डीएम ऑफिस पहुंचे और अपना नामांकन पत्र डीएम को सौंपा। हो रहा है आपका चुनाव कैसे चढ़ेगा? चुनाव चढ़ने को लेकर देखिए, चुनाव जो है ना, हम आपसे बताएं, बिन कश्यप, मल्लाह, केवट 2,75,000 लगभग ये बड़ी तादाद में है और इनको उपनाम से ये ज़रूर बिखरे हुए हैं, मगर ये जान लिए 2,75,000 हैं और ये मजबूती के साथ इनको मन बना लिए हैं। 75 सालों से इन लोगों ने हम लोगों की नैया सबकी पार लगाई है, जो लगाई कि नहीं लगाई। अब की इनका नंबर आया है तो हमारे जो हर वर्ग है, चाहे वो सबड़ हो, ब्राह्मण हो, मिडिल क्लास के लोग हो, चाहे क्षत्रिय हो, सब ने मन बना लिया है। खास चाहे मुस्लिम हो, चाहे कहार, कुहार, प्रजापति, पाल, विश्वकर्मा, मौर्य, जो भी जातियां हैं, इन्होंने मन बना रखा है मजबूती के साथ। वो लोग चाहते हैं कि जो पार्लियामेंट में जाए, जनता की सबसे बड़ी अदालत है, वहाँ जा कर के आवाज़ को उठाए। जब मैं 2004 में सांसद था तो दबा के जो काम किया है वही काम आज भी दिखाई पड़ रहा है। 15 सालों में आपको कहीं कोई काम नहीं दिखाई पड़ रहा है। हमारी बात तो सुन लो सर। अरे पहले बात तो सुनो सर। पार्टी ने देखा, जब बनत रही तब बनत रही, अब ना बने हमरे तोरे, तू अपने घरे हम अपने घरे। रहा सवाल कि हमारे रामभुआल भैया बहुत शरीफ आदमी, सीधे आदमी हैं और ये मजबूती के साथ पूर्व मंत्री रह चुके हैं, विधायक हैं, ये मजबूती के साथ पार्लियामेंट में आवाज़ उठाएंगे। हमें किसी पर कोई कमेंट नहीं करना है। भीम निषाद ने कहा है कि आप बात सुनिए, झंडा बैनर मैं अरे भाई बात तो सुना, वो बात के बात है। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दोनों प्रत्याशी थे, बात समझिए बात को, मगर किसी कारणवश नेतृत्व ने जो फैसला लिया है हम सबको स्वीकार है। हमारे हर जात धर्म के लोग इसको स्वीकार कर लिए हैं। बड़ी तादाद में मुस्लिम समाज के लोग भी देखा, अब अंडा की दुकान बंद करावे लगी बहनी, बात समझा बात का जो है। अब अंडा कोई एक काम गिना दे तो हम मान लें, कोई निषादों के लिए जो बात की समस्या है उसमें माननीय सांसद जी ने व्यवधान पैदा कर दिया, 2 फाट कर दिए निषादों में। अगर निषादों के बहुत हमदर्द हैं तो उनका बहुत सदियों से एक मांग आ रही है जो उसमें निषादों को आरक्षण दे दिया जाए। माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो निषाद समाज को अनुसूचित जात की सुविधा मिले ऐसा शासनादेश जारी किया था, जो हाई कोर्ट से स्टे हुआ। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी तो बहुत निषाद के संगठनों के बीच में जाकर वोट लेने के लिए वादा किया कि हम निषादों को आरक्षण देंगे। तो यहाँ के माननीय सांसद जी आरक्षण दिलवा दें तो कोई एक ठोस नदी से जो जुड़े हुए जो व्यवसाय थे, बालू, मछली पालन, खनन का काम, तो इस सरकार में सामान्य कर दिया गया। वैसे जो चाहे वो ले सकता है। अभी आपने रोजगार की बात कही है, अभी आपने रोजगार की बात कही, किस प्रकार का रोजगार देना चाहेंगे? क्योंकि आपके विधायक रहते हुए आपने कहा था कि मैंने 3,000 लाइसेंस दिया जिससे वो रोजगार कर रहे हैं, तो किस प्रकार देश में बनेगी जिससे समाज में खुशहाली, तरक्की, कमज़ोर गरीब किसानों, दबे कुचले लोगों का भला होगा। और ये जो शुरुआत है 27 में अखिलेश यादव जी, इसके बाद प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। गठबंधन में कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं लगातार नामांकन से दूरियां बना रहे हैं, नाम वापस ले रहे हैं। ऐसा नहीं है, सारे कांग्रेस के लोग, संगठन के लोग, आज भी कांग्रेस के प्रभारी आए थे, पूरा संगठन कांग्रेस का लगा हुआ है और आम आदमी पार्टी का संगठन लगा हुआ है। पूरी
गठबंधन एक साथ है, पूरी पार्टी एक साथ है, सारे महत्वपूर्ण नेता पदाधिकारी सब पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। इसमें कांग्रेस को जगह नहीं दिखाई दे रहे हैं। नहीं, कांग्रेस के लोग अभी एक मीटिंग किए थे, बड़ी संख्या में वहाँ इकट्ठा हुए थे। चूंकि इतनी बड़ी भीड़ आपने कभी किसी प्रत्याशी के नामांकन में नहीं देखा होगा, तो जब भीड़ ज़्यादा होती है तो थोड़ी सी अस्ता व्यस्ता आती है, बट पूरी पार्टी, पूरा गठबंधन बहुत मजबूती से प्रत्याशी के साथ है। आज प्रवेश करने को लेकर लंबे समय तक नोकझोंक हुई गेट पर, क्या विषय है? देखिए, ये तो प्रशासन की स्थिति आप समझ सकते हैं। हम लोग विपक्ष में, हम लोगों का काम ही संघर्ष करना है, जो मिलेगा संघर्ष से ही मिलेगा। अब आप एक बात बताइए, पार्टी के जिला अध्यक्ष, मौजूदा विधायक, पूर्व विधायक, अगर उन्हें गेट में घुसने में संघर्ष करना पड़ रहा है तो आप समझ लीजिए क्या दशा है। लेकिन हम लोग पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग नोक-झोंक भी करते हैं और हम लोग अपनी बात मजबूती से रखते हैं। जो संघर्ष से मिलता है हम लोग उसको स्वीकार करते हैं और समाजवादी कभी संघर्ष से झुकते नहीं हैं। क्या लगता है विधायक जी, कोई पार्टी अंतरकलह से दूर बाहर निकल? कोई अंतरकलह नहीं है पार्टी में। तब तक सबका अधिकार होता है जब तक टिकट मिलना होता है। जब टिकट जिसको मिल गया उसके बाद पूरी पार्टी एक साथ। टिकट मांगने का तो सबका अधिकार है। आज पहली बार ऐसा हुआ कि मंच पर एक साथ सब दिखाई दिए। जी, इसके पहले कुछ विधायक, उसके पहले भी ऐसा नहीं था। कुछ व्यक्तिगत आदमी की व्यस्तताएं रहती हैं, वो अलग चीज़ होती है। बाकी जब जरूरी है, आप देख लीजिए, आज दाखिला था तो पूरा पार्टी, पूरा संगठन, पूरे नेता एक साथ मंच पे बैठे और दहाड़े सब पार्टी के पक्ष में नजर आ रहा। अब उनकी व्यक्तिगत बात उनसे पूछिए, वो क्यों नहीं आ पाए, इसमें तो हम लोग भाजपा का एक नारा है, नारा है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, 400 हार। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। सूरजपुर कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी रोहित व्यास ने जिले के सभी मतदाताओं से मतदान तिथि पर बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की है। उन्होंने 7 मई को सभी के लिए एक महत्वपूर्ण दिन बताया है। उन्होंने आग्रह किया है कि देश के हित में योगदान देने, अपने अधिकार और जिम्मेदारी को निभाने के लिए जिले के सभी मतदाता लोकतंत्र के इस महापर्व में मताधिकार के माध्यम से अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। उन्होंने आगे कहा कि 7 मई को प्रत्येक मतदाता का मतदान केंद्र उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। ऐसे में चुनाव के पर्व समावेशी और सफल बनाने के लिए सभी मतदान करें और देश के मान को बढ़ाएं। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित व्यास, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, आप सभी के समक्ष एक महत्वपूर्ण बात करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। लोकतंत्र का जो महापर्व है निर्वाचन, उसकी तिथि नज़दीक आ रही है। 7 मई को सूरजपुर जिले में तृतीय चरण का जो मतदान है वो होना है। आप सभी का जो मतदान केंद्र है वो आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। सूरजपुर जिले के सभी निवासियों से मेरा निवेदन है कि अपने मतदान केंद्र में जाएं और अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें, लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। मतदान केंद्रों में हमने सभी सुविधाएं उपलब्ध करा दी हैं। सभी मतदान केंद्रों में छाये की व्यवस्था रहेगी, ठंडे पानी की व्यवस्था रहेगी, पंखों की व्यवस्था रहेगी, ताकि किसी को भी कोई तकलीफ ना हो। हमारे जो दिव्यांग मतदाता हैं और वरिष्ठ मतदाता हैं, उनके लिए आवागमन के लिए हमने दिव्यांग मतदाता रथ का भी एक प्रबंध किया है। इसके अलावा दिव्यांग मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र में व्हीलचेयर की भी व्यवस्था रहेगी और वहां पर मतदाता मित्र भी रहेंगे जो आपको पूरी सहायता प्रदान करेंगे। तो एक बार फिर मैं पुनः आप सभी से निवेदन करता हूं कि अपने मतदान केंद्र में जाएं और मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें, लोकतंत्र को मजबूत बनाएं और सुनिश्चित करें कि इस बार लोकसभा चुनाव में सभी 100% मतदान करें। सूरजपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। आगरा जनपद के 18 सुरक्षित लोकसभा सीट भाजपा प्रत्याशी प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के द्वारा अन्नदाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि बाबूराम निषाद राज्यसभा सांसद के नेतृत्व में अन्नदाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। अन्नदाता सम्मेलन में हजारों की संख्या में किसान मौजूद रहे। ब्रज क्षेत्र महामंत्री किसान मोर्चा जगवीर सिंह तोमर ने किसानों को प्रेरित करते हुए 7 मई को लोकतंत्र के पावन पर्व पर मतदान कर अपनी भागीदारी निभाई। आज हमारे ब्रज क्षेत्र में प्रत्येक विधानसभा या लोकसभा स्तर पर किसान मोर्चा के माध्यम से उनके आह्वान पर आज विधानसभा हैदराबाद में किसान अन्नदाता सम्मेलन का आयोजन हुआ है। किस तरह से लग रहा लोकसभा हमारा किसान सम्मेलन हुआ है, 500 से 700 की संख्या थी इसमें और
से जुड़े हुए लोग थे। विधानसभा एतमादपुर पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी में है और आज की तारीख में लोकसभा मतलब आगरा में इस समय कोई भी प्रोफेसर एस.पी. सिंह बघेल के सामने नहीं है। तथा बनने हमारे लोकसभा के चुनाव आप लगातार क्षेत्र में आगे प्रचार में आए तो बिहार में कैसा माहौल है? एकदम बनवे माहौल है। उनको आप जानते हो जब चुनाव होता है पक्ष और विपक्ष होता है, इस समय कम से कम 80% हर जाति से, चाहे मुसलमान हो, यादव हो, जाटव हो, जो हमारी कल्याणकारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी माननीय योगी जी ने चाहे फ्री में अनाज हो या आयुष्मान योजना हो, जो दवाई से लेकर शिक्षा से लेकर पानी से लेकर आवास से लेकर शौचालय, कोई भी ऐसी हमारी जो हवाई नहीं है जो धरातल पे है। और इस समय हमें जो हमारी बहनें माताएं वो बनवे इस समय भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रही हैं। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद लोकसभा से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर नवल किशोर व उनकी धर्मपत्नी प्रियंका शाक्य ने गुड़गांव देवी मंदिर पहुंचकर जिला अध्यक्ष चंद्रपाल सिंह यादव एवं पूर्व जिला पंचायत सदस्य व पूर्व महानगर अध्यक्ष विजय यादव, पुष्पेंद्र यादव, एडवोकेट मनदीप यादव एडवोकेट के साथ मां मंगला गौरी की आरती उतारकर पूजा अर्चना करने के उपरांत रोड शो प्रारंभ किया, जिसमें सबसे आगे डीजे बजता हुआ चल रहा था। उसके पीछे खुली जीप में इंडिया गठबंधन प्रत्याशी नवल किशोर व उनकी पत्नी मतदाताओं पर फूलों की वर्षा करते हुए चल रही थी। वहीं जगह जगह डॉक्टर नवल किशोर का भी लोगों ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष चंद्रपाल सिंह यादव, पूर्व जिला पंचायत सदस्य विजय यादव, नंदकिशोर दुबे, पूर्व विधायक जमालुद्दीन सिद्दीकी समेत सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद रहे। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश शर्मा की रिपोर्ट। पीएम मोदी का रोड शो कानपुर अनवरगंज स्टेशन से रावतपुर के बीच जीटी रोड पर होना था। फर्रुखाबाद से कन्नौज होते हुए फर्रुखाबाद छपरा और कासगंज कानपुर एक्सप्रेस ट्रेन शाम 5 और 6 बजे अनवरगंज स्टेशन पहुंचती है। ऐसे में मोदी के रोड शो में कोई अड़ंगा ना लगे और सुरक्षा के मद्देनजर पूर्वोत्तर रेलवे ने बिना किसी पूर्व सूचना के छपरा को फर्रुखाबाद में 5 घंटे का स्टॉपेज दे दिया और कासगंज एक्सप्रेस को मंधना तक कर दिया। रेलवे के इस अचानक लिए गए निर्णय की जानकारी न होने पर यात्रियों की भीड़ तय समय पर कन्नौज रेलवे स्टेशन पहुंच गई। यहां जब यात्रियों को ट्रेनों के बदले शेड्यूल की जानकारी हुई तो उनका गुस्सा उबल पड़ा। यात्रियों का कहना है कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि किसी नेता के लिए ट्रेन रोक दी जाए। कानपुर में मोदी जी आ रहे हैं, इसको लेकर ट्रेनें लेट हो गई हैं, काफ़ी लेट की गई हैं, तो क्या लग रहा है? ऐसा है, कहीं ना कहीं आम जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए। कोई नेता है, राजनेता है, आम जनता को अगर परेशानी होगी तो जनता उनको वोट नहीं करेगी, क्योंकि ट्रेनें गरीब आदमियों का जो है परिवहन का साधन है। और ट्रेन से कोई अपने माँ को, बाप को, भाई को कोई डॉक्टर यहाँ से दिखाने के लिए बड़े अस्पतालों में जाता है, और कभी कोई अपने बच्चों के लिए कोई सामान लेने जाता है, और तमाम चीज़ें जो रोज़मर्रा के कार्य हैं वो आदमी बड़े शहरों में करने जाता है। क्योंकि ट्रेनें लेट कर दी गई हैं, हो सकता है लोगों ने डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया हो, उनको वो डॉक्टर को ना दिखा पाए हो। इसलिए हमारी यही एक ख्वाहिश है कि जो भी ट्रेनें लेट करी गई हैं आइंदा से ऐसा कार्य ना किया जाए। कभी नहीं हुआ कि ट्रेनें किसी राजनेता के आने से कभी लेट नहीं करी जाती। यह अभी अब की सिर्फ भाजपा सरकार में ऐसा हुआ है कि राजनेता के आने से ट्रेनें लेट करी गई। शुभ नाम क्या है? आरिफ जमान। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। खबर कन्नौज से है, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को रौंदा। हादसे में बाइक सवार 60 वर्षीय बुजुर्ग की मौत। सौरिख से फर्रुखाबाद मिट्टी में शामिल होने जा रहा था मृतक बाबूराम शाक्य। छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के फर्रुखाबाद चौराहे पर हुआ हादसा होने से व्यापारियों में आक्रोश है। व्यापारी बोले, एलिवेटेड सड़क बनती तो ना होते हादसे। बढ़ते हादसों को लेकर ट्रैफिक पुलिस तैनात करने की भी मांग की जा रही है। मोनू शर्मा। ये एक्सीडेंट ये कहाँ पर हुआ है? ये फर्रुखाबाद चौराहे पर हुआ है, कट पे। कैसे हुआ था ये उधर से क्रॉस कर रहे थे और इधर से कंटेनर आ रहा था। पीछे से पहले हल्का कट लगा इनके पीछे, गिरे, उसके बाद
पहला पहिया आगे निकला तब ये उल्टे हुए, तो पीछे वाला निकला तब 20 से। कंटेनर किधर से आ रहा था? बेबर से आ रहा था, गुरसागंज से? गुरसागंज से, गुरसागंज के साथ भाग गया कंटेनर, पकड़ लिया। भाग गया शायद, कुछ लोग बताते हैं आगे कंटेनर खड़ा करके ड्राइवर भाग गया। पुलिस है मौके पे? पुलिस आ गई मौके पर? हाँ, पुलिस मौके पर आई है। कहाँ का रहने वाला है, कुछ जानकारी है? जानकारी कंफर्म नहीं है। क्या कहना? आज सुबह जानकारी मिली थी, फर्रुखाबाद चौराहे पर एक अनियंत्रित ट्रक ने ओवर स्पीड के कारण एक बाइक सवार को रौंद दिया है, जिससे मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई है। बताया जा रहा है तरीन का रहने वाला है, और इस तरीके की विभिन्न घटनाएं लगातार होती चली आ रही हैं, जिस पर प्रशासन का कोई भी ध्यान नहीं है। मैं भारतीय किसान यूनियन किसान संगठन के माध्यम से प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि छिबरा मऊ में जो भी कट बने हुए हैं, और विशेषकर चौराहे पर और बाईपास पर प्रशासन द्वारा ट्रैफिक व्यवस्था को जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए, अन्यथा की स्थिति में उग्र आंदोलन व धरना प्रदर्शन किया जाएगा। देखा जा रहा है अभी कुछ दिन पहले पूर्वी बाईपास पे एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद आज फर्रुखाबाद चौराहे पे एक्सीडेंट। क्या लग रहा है, एलिवेटेड नहीं बना या फ्लाईओवर नहीं बना, इसके कारण हो रहे हैं? पूर्व में यहाँ पर एलिवेटेड रोड की मांग की गई थी, और संभवतः यहाँ एलिवेटेड रोड स्वीकृत भी था, जो कि राजनीति की भेंट चढ़ गया था। कुछ जनप्रतिनिधियों द्वारा, नगर के जनप्रतिनिधियों द्वारा उसका एलिवेटेड का विरोध भी किया गया था, जिसको लेकर कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज जनपद के कोराब थाना क्षेत्र की है, जहां ग्राम खिवली कला युवक की अचानक सीने में दर्द होने से मौत हो गई। बताया जाता है कि युवक राजमिस्त्री का काम करता था, जो अपने गांव में ही काम पर गया हुआ था। अचानक युवक के सीने में दर्द हुआ तो वही काम कर रहे दूसरे साथी ने अपनी बाइक से उनको घर पर पहुंचा दिया, जहां पर उसके सीने में दर्द बढ़ता ही जा रहा था। घर के परिजनों समेत सभी लोगों ने अस्पताल ले जाने की तैयारी की थी, लेकिन इतने में ही युवक ने दम तोड़ दिया। मिली जानकारी के अनुसार मृतक 3 भाइयों में दूसरे नंबर का था। मृतक के 2 लड़के और 2 लड़की हैं। बच्चे अभी सभी नाबालिग हैं। अचानक मौत हो जाने की वजह से परिजनों में मातम छा गया है। घर के परिजनों समेत पत्नी सुलेखा संग चारों बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। बता दें कि एक ऐसी घटना आज 2 दिन पहले ग्राम अमिलिया पाल बड़ोखर की है, जहां राजेश कुमार 26 वर्षीय पुत्र हरीश चंद्र, जो अगले साल उनकी जून में ग्राम बसाहा में शादी हुई थी, जिनकी सीने में दर्द होने के कारण मौत हो गई थी। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता अनिल कुमार मौर्य की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।